सुमन एक काफी चालाक लड़की थी। सुमन हर किसी से पैसे, सामान ठगती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी सुमन की नजर टेबल पर रखे 500 के नोट पर जाती है। अरे वाह, आज सुबह सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी। 500 रुपए! आज भगवान तुझ पे बहुत ज्यादा मेहरबान है, तभी तो तुझे 500 रुपए मिले हैं। चल चल सुमन, अब देर किस बात की। भगवान का दिया आशीर्वाद समझकर उठा ले, रख ले इसे। सुमन वो पैसे उठा लेती है और फिर से घर के काम में लग जाती है। कुछ देर बाद सुमन की सास जानकी वहां आती है और अपने पैसे ना देखकर वो तुरंत सुमन को बुलाती है। बहू, मैंने यहाँ 500 रुपए रखे थे और अब जब मैं बाहर से आई हूँ तो यहाँ मेरे पैसे नहीं है। घर में तो बस तू ही है, तो तुझे पता ही होगा ना कि मेरे पैसे आखिर कहाँ गए। माँ जी, मुझे क्या पता कि आपके पैसे कहाँ गए। अरे मैं तो अपना काम ही कर रही थी, और आपको तो पता ही है माँ जी कि मैं यहाँ वहाँ हाथ नहीं लगाती हूँ, तो आपके पैसे मुझे कहाँ ही पता होंगे। बहू, अगर तुझे नहीं पता कि मेरे पैसे कहाँ गए तो क्या जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया मेरे पैसों को? अगर तुझे पता है तो साफ साफ बता दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। माँ जी, झूठ बोलने की मेरी आदत तो नहीं है, और ना ही मुझे झूठ बोलना पसंद है। तो आप अपना शक ना किसी और पे करो, क्योंकि मुझे आपके पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हे भगवान, वैसे ही इतनी महंगाई है, हम लोग एक एक रुपया जोड़ रहे हैं और यहाँ तो हमारी आंखों के सामने से ही पैसे गायब हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? जिसने भी चोरी की हो, भगवान करे वो कभी खुश ना रहे। मोटे मोटे कीड़े लगे, बवासीर हो जाए, पेट में जलन हो, कुत्ता कमीना कहीं का। अरे अरे माँ जी, आपका गुस्सा करना जायज है, लेकिन इतना भी गुस्सा मत करो ना। अरे जिसने भी चोरी की होगी, क्या पता उसे आपसे ज्यादा जरूरत होगी, मजबूरी में आके उसने चोरी की हो। अरे तो हमें क्या मजबूरी नहीं है? मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमाता है, हम लोग पैसे बचाकर तो घर चला पा रहे हैं, और वो कलमुहा चोर पैसे चोरी करके भाग गया। उस चोर को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। बाकी लोगों के साथ होता रहता होगा, तभी तो किसी ने पुलिस को इस चोर के बारे में बताया नहीं, उसे बुलाया नहीं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे जिसने भी पैसे चुराए हैं ना, आज 500 चुराए हैं, कल को बहुत ज्यादा चुराने लग जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। समझता क्या है वो खुद को? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। 500 ये तो क्या हुआ, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। जानकी के इतना कहने से सुमन काफी ज्यादा डर जाती है। अरे माँ जी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? 500 रुपए ही की तो बात है, इसके लिए क्या आप इतना बवाल करेंगी? छोड़ो ना, भूल जाओ। नहीं बहू, ऐसे कैसे भूल जाऊँ? अब तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी ही, और जब वो चोर को पकड़ेगा तभी चोर की अकल ठिकाने आएगी। अरे वो सब छोड़ो माँ जी, मैं आपको जादू दिखाती हूँ, आंखें बंद करो। सुमन अब अपनी सास को जादू दिखाने लगती है और उस जादू में ही अपनी सास को उसके पैसे भी वापस कर देती है। लेकिन जानकी को अपनी बहू पर शक नहीं होता है, क्योंकि वो इस तरह से जादू जो दिखाती है कि जानकी भी अपनी बहू की बातों में आ जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है और सुमन का भी ये रोज का जादू हो गया था। सुमन अब तक एक बार भी पकड़ी नहीं गई थी, इसलिए सुमन का हौसला और भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन विमला सुमन के घर आती है। अरे सुमन, तेरी सास कहाँ है? आजकल ना बाहर दिखती है और ना ही घर में। आंटी जी, माँ जी तो मंदिर गई हुई हैं। आपको कुछ काम था क्या? आप मुझे बता दो, मैं माँ जी को बोल दूंगी। अरे मुझे भी वो जानकी की साड़ी वापस करनी थी, उसने दी थी ना मुझे, तो अब वही देने आई हूँ। कोई बात नहीं आंटी जी, आप ये साड़ी यहीं रख दीजिए, मैं दे दूंगी माँ जी को। अच्छा, ये कुछ पैसे भी है, वो भी दे दियो उसे। ठीक है। शाम को जब जानकी घर आती है तो सुमन अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप आ गई? क्यों बहू, तेरी क्या नजर कमजोर हो गई है जो मैं तुझे दिख नहीं पा रही हूँ? अरे हाँ, मैं आ गई हूँ। और ये देख, ये साड़ी मुझे मेरी बहन ने दी है, वो भी मंदिर में मिल गई थी। मुझे इसका रंग कुछ खास नहीं लग रहा। बहू, तुझे तो जादू आता है ना, तो इसे जादू से कुछ कर सकती है। माँ जी, जादू से कुछ नहीं, बल्कि बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, ये बताओ पहले आप, तभी मैं आपको अपना जादू दिखाऊंगी। मेरे जादू से आपका फायदा भी हो रहा है, तो मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। बहू, तू सच में बहुत चालाक है। अरे अपनी सास की मदद करने के लिए तुझे कुछ चाहिए क्या अब? माँ जी, अगर कुछ मिल जाए तो बुरा ही क्या है। अब आप बताओ कि मुझे आप क्या दोगी। अच्छा चल ठीक है, मुझे तो नहीं पता, तो खुद ही अब बता दे कि तुझे क्या चाहिए। जो चाहिए होगा वो मैं दे दूंगी। चल अब बता क्या चाहिए। विमला आंटी आई थी आज, कुछ पैसे भी देकर गई हैं, तो आप मुझे बस वो पैसे दे दीजिए। बहू, तू पागल हो गई है क्या?
वो तो काफी ज्यादा पैसे हैं और वो पैसे मैं तुझे कैसे दे सकती हूँ? ठीक है फिर, जादू भी अपनी जुबान पर लाना, क्योंकि जब तक मेरी जेब में पैसा नहीं आएगा तब तक मैं आपको कोई जादू नहीं दिखाने वाली। अच्छा, अपनी सास से चालाकी कर रही है। चल कोई बात नहीं, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। तू अब जल्दी से साड़ी का रंग बदल दे और अगर वाकई तेरा जादू सही रहा तो वो सारे पैसे तेरे, और अगर तेरा जादू फेल हो गया ना तो तू मुझे डबल पैसे देगी। आई बात समझ में? हाँ माँ जी, अच्छे से आपकी बात मुझे समझ आ गई है। अब आप अपनी आंखें बंद करिए और जब मैं कहूँगी जब आप अपने कमरे में चले जाना। कुछ देर बाद सुमन जैसा जैसा कहती है जानकी वैसा वैसा करती जाती है, और जब सुमन की सास अलमारी से ठीक वैसी ही साड़ी जानकी को मिलती है, वो भी दूसरे रंग में, तो वो जानकी चौंक जाती है। अरे वाह बहू, तू तो सच में जादू जानती है। मुझे तो लगा छोटा मोटा आता होगा तुझे, लेकिन तूने तो साड़ी का रंग ही बदल दिया। आज तो मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तू वो सारे पैसे अब रख ले। माँ जी भी ना सच में कितनी कम दिमाग की है। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास ऐसी ही एक साड़ी थी तो मैंने वही साड़ी रख दी, तो माँ जी को आसानी से बेवकूफ बना दिया और पैसे भी ऐंठ लिए। ऐसे तो मैं रोज ही माँ जी को पागल बना सकती हूँ और मेरा फायदा हो सकता है। अरे बहू, मुझे भी तो बता ना कि ये जादू कैसे किया तूने। अरे नहीं नहीं माँ जी, अगर सबको पता चल जाएगा कि जादू कैसे हुआ तो जादू जादू कैसे रहेगा। अच्छा चल ठीक है, मेरे पास ना और भी बहुत साड़ियाँ पड़ी है, मैं वो लेकर आती हूँ। तू जादू से उन सभी साड़ियों का रंग बदल दियो। रंग बदलने के बाद वो नई लगेंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता है, और मैं एक ही जादू को बार बार नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए अब आप वापस उस जादू की उम्मीद मत करना। सुमन काफी बेवकूफ बनाती है अपनी सास को, और ऐसे ही हर दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद जानकी सुमन की अलमारी में वही वाली साड़ी देख लेती है। ये तो वही वाली साड़ी है जिसका मैंने रंग बदलवाया था। इसका मतलब बहू ने मुझे पागल बनाया, अपनी साड़ी मुझे दे दी और मुझसे पैसे भी ले लिए। इस मैजिक दिखाने वाली बहू के साथ तो आज ऐसा जादू करूंगी कि याद रखेगी। जानकी अलग रंग की एक जैसी साड़ी दिखने वाली को लेकर अपनी बहू के पास जाती है। बहू ये देख, मैंने भी जादू किया है। माँ जी। अरे बहू, तेरे तोते क्यों उड़ गए? मैंने तो अभी तक कुछ कहा नहीं, फिर तुझे क्या हो गया? माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ऐसे ही मजाक करती थी। बहू, ये था मेरा जादू, मैंने कुछ किया भी नहीं और तू डर के मारे बोलने भी लग गई। अब मेरी बात ध्यान से सुन, आज के बाद तूने जादू के नाम पर पागल बनाया ना तो अगला जादू दिखेगा जब तू मायके में मिलेगी। अपनी सास की धमकी के बाद अब सुमन चालाकियां छोड़ देती है और शांति से रहने लगती है। सुमन एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति राजेश और उसकी ननद नीता थी, जो अभी अभी कॉलेज से छुट्टी लेकर घर पर आई थी। नीता बेहद ही हंसमुख और बातूनी थी। उसकी आदत थी कि वो हर बात में अपनी राय देना पसंद करती थी और हद से ज्यादा बोलती थी। आते ही उसने अपनी भाभी सुमन से कहा, भाभी, आपको पता है मैंने आपको अपने कॉलेज में बहुत याद किया। आपके बिना तो मेरा वहाँ मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ का हॉस्टल का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एकदम मरीजों वाला खाना बनता है वहाँ पर। नीता, याद तो हमने भी तुम्हें बहुत किया है, लेकिन बस हमने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया ताकि तुम परेशान न हो जाओ। अगर हम तुम्हें ज्यादा फोन करते तो तुम्हारी पढ़ाई में दिक्कत आ जाती। भाभी, मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और आपको पता है भाभी, मैं हमेशा क्लास में अव्वल आती हूँ, और आप देखिएगा इस बार भी मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। अच्छी बात है, जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। अब चलो तुम ना हाथ मुंह धो लो, फिर कुछ खा पी लेना। हाँ भाभी, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है। बस जल्दी से बताओ कि खाने में क्या बनाया गया है। मैंने तो खाने में राजमा चावल और रोटी बनाई है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या खाने का मन है? भाभी, वैसे खाना इतना बुरा तो नहीं है, लेकिन आज मुझे कुछ अलग ही खाने का मन कर रहा है। बहुत दिन हो गया आपके हाथ की आलू की सब्जी नहीं खाई है। आपको पता है ना, मुझे आपके हाथों की आलू की सब्जी कितनी ज्यादा पसंद है। बस आप मेरे लिए जल्दी से वही बना दीजिए, मैं वही खा लूंगी। लेकिन नीता, जो खाना बनाया है फिर वो तो खराब हो जाएगा ना। एक काम करो, अभी तुम राजमा चावल खा लो, शाम को मैं तुम्हारे लिए आलू की पूड़ी और सब्जी बना दूंगी। नहीं भाभी, आलू की सब्जी तो मैं अभी ही खाऊंगी। खाना वेस्ट होता है तो होने दो, इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने थोड़ी ना कहा था आपसे कि राजमा चावल बनाओ आप। नीता आते ही पूरा घर सर पर उठा लेती है और नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर देती है। उसकी बातें सुन कर उसकी भाभी थक जाती है और आखिर में उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है।
क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि अगर वो नीति की बात नहीं मानेगी तो वो बोलना बंद कर देगी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी और वो सबको अपनी बातों से हंसाती थी। लेकिन धीरे धीरे सुमन को महसूस होने लगा कि नीता की बातें कुछ ज्यादा ही हो गई हैं। वो हर छोटी बात में शामिल हो जाती है, चाहे वो रसोई का काम हो या फिर घर के डिसीजन। एक दिन सुबह के समय सुमन और राजेश रसोई में थे। सुमन सुबह का नाश्ता बना रही थी और राजेश उसकी मदद कर रहा था। तभी नीता वहाँ पर आ गई और उसने तुरंत अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप ये नाश्ता ऐसे क्यों बना रही हो? माँ कहती है इस पर थोड़ा सा घी डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। आप भी माँ की तरह ही बनाया करो ना। ठीक है नीता, मैं कोशिश करूंगी जैसा माँ जी बनाती थी नाश्ता वैसा ही मैं तुम्हें बना के खिलाऊं। भाभी, वैसे ये चीज तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी माँ जितना अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता है, लेकिन फिर भी आप काम चलाओ तो बना ही सकती हो। नीता, तू कितना बोलती है? जब से आई है बोले जा रही है, बक बक किए जा रही है। अरे कितनी बार कहा है तुझे ज्यादा मत बोला कर। अरे ज्यादा बोलने से ना दिमाग पे असर पड़ता है। लेकिन तू तो अपने भाई की एक बात नहीं मानती। लेकिन चल कोई बात नहीं, लेकिन हाँ पढ़ाई पे ध्यान दिया कर और बोलने से ज्यादा ना पढ़ाई पे ध्यान दे, आगे काम आएगा तुझे। भैया, ज्यादा बोलना तो मेरी आदत है, अब मैं इसे थोड़ी ना बदल सकती हूँ और जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा ना। अब इसमें अगर लोगों को बुरा लगता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देख, जितनी जल्दी हो सके गलत आदत को सुधार लेना चाहिए, वरना आगे जाकर बहुत परेशानी हो सकती है। देख, ज्यादा बोलना गलत आदत नहीं होती है, लेकिन आज के टाइम में ना ज्यादा बोलने वाले लोगों को लोग पागल समझते हैं और तुझे पागल खाने में दे आएंगे। तो सोच, कल को हम तेरी शादी कैसे करवाएंगे? बोलेंगे लड़की तो पागल है, पागल खाने से आई है। इसीलिए कह रहा हूँ मेरी बहन, अपनी इस आदत को ना जितना जल्दी हो सके तू सुधार ले, वरना पागल खाने में जाएगी ना तो मुझे कुछ मत कहियो, मैं नहीं आ रहा तुझे छुड़ाने। भैया, मैं आपको पागल दिखाई देती हूँ? अरे, मैं तो भाभी को बस माँ की तरह नाश्ता बनाने का तरीका समझा रही थी, इसमें मैंने क्या ज्यादा बोल दिया? नीता हर काम में अपनी राय देने लगी थी, फिर चाहे वो घर की साफ सफाई हो या फिर खाना पीना बनाना या फिर उठना बैठना, हर चीज में अपनी भाभी को रोक टोक करने लगी थी। कुछ दिन तक तो सुमन ने सब कुछ बर्दाश्त किया और नीति को कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहनशीलता कम होने लगी और उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी हर बात में नीता दखल दे रही है। वो राजेश से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं इससे उसके रिश्ते में खटास न आ जाए। एक दिन जब नीता बाजार से कुछ सब्जियां खरीद कर आई तो उसने देखा कि सुमन और राजेश कुछ बातें कर रहे हैं और उसने अपनी राय देना शुरू कर दिया और बोली, भैया, ये सब्जियाँ बहुत अच्छी नहीं है। मैं कहती हूँ कि आपको सब्जियों की दुकान को बदल लेनी चाहिए, क्योंकि जिस दुकान से आप सब्जी लेकर आते हो ना, उस दुकान की सब्जियाँ कुछ खास नहीं दिख रही थी, ताजी भी नहीं लग रही थी। और आप मार्केट में घूमिए और देखिए कि किस दुकान पर हरी सब्जियाँ और ताजी सब्जियाँ मिल रही है, वहीं से लेकर आ जाइए। अच्छा ठीक है, इस बार तो ले लिया, लेकिन अगली बार से लूंगा ना तो मार्केट घूमने के बाद ही सब्जियां लूंगा। जब बिना सोचे समझे काम करोगे ना भैया, तो ऐसा ही होगा। इसलिए कहती हूँ कि कोई भी काम करो तो पहले सोच समझ लो, आखिरी में ये सब्जियाँ बेकार ही हो गई ना। यार ऐसी बात हो रही है, देख सब्जियां तो वैसे भी अच्छी खासी लग रही है और दिखने में भी सही है। तू ना गलत सोच रही है, और वैसे भी हमेशा उस दुकानदार से लेकर आता हूँ, वो हमेशा मुझे ताजी सब्जियां देता है, तो गलत कैसे दे देगा? लेकिन तू मेरी बहन है, तू कह रही है तो तेरी बात मैं मानता हूँ। अगली बार जाऊंगा ना तो पूरा मार्केट घूमूंगा, उसके बाद अच्छी जगह से सब्जी लेकर आऊंगा, ठीक है? नीता के बिन बात की राय देना सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं था और अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से से नीता से बोलती है, नीता, हम जानते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करने का मन है, लेकिन कभी कभी ये दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती है। हमें भी अपने तरीके से काम करने दो, हर चीज में अपनी राय देना अच्छी बात नहीं होती है। नीता को अपनी भाभी की बात का बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सुमन को भी लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया और उसने राजेश से बात की और उससे कहा, राजेश जी, मुझे लगता है कि मैंने नीता को बहुत बुरा कह दिया है, लेकिन उसकी हर बात में दखल अंदाजी करना मुझे परेशान करती थी, इसलिए मैंने बोल तो दिया है, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों बोल दिया। अगर कल को यही चीज उसे कोई बाहर वाला बोलता तो हमें भी शायद अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे बोल दिया, पर उसे बुरा लगा होगा, इस चीज का मुझे बहुत दुख हो रहा है। सुमन देखो, वो अभी छोटी है, उसे आदत नहीं है, वो कहीं भी अपनी राय दे देती है। वो ये नहीं सोचती कि वो कहाँ है, क्या है, कौन सी स्थिति चल रही है, वो बस अपनी राय दे देती है। उसको ज्यादा बोलने की आदत हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे प्यार से समझाना होगा
कल को वो किसी के सामने कुछ भी बोल देगी तो हमारी बदनामी होगी। लोग हमें क्या कहेंगे कि आपकी बहन कुछ भी बोल देती है, और हमें कहेंगे तो हम तो सुन भी लेंगे, लेकिन उसे कहेंगे तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा। नीता, सुमन और मैं तुम्हें समझाने आए हैं। सुमन ने जो कुछ भी कहा है ना तुम्हें, उसका मतलब ये नहीं था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। हम लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी तो निभानी है। तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत के कारण कल को तुम परेशानी में फंस जाओगी तो हमें कितना बुरा लगेगा ना। इसलिए हम चाहते हैं तुम जितना जल्दी हो सको अपने आप को सुधारो, ताकि आगे जाकर ना तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। भैया, मुझे लगा कि मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो अगर मैंने आप लोगों को ज्यादा परेशान किया हो तो। आप सही कह रहे थे, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, पर बाद में मुझे अपनी राय देनी नहीं चाहिए। मुझे इस बात को थोड़ा तो समझना चाहिए। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें तो एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। भाभी, मैं आपसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं आपको इतना परेशान कर रही हूँ। नीता, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे और हमें दूसरों की भावनाओं का ख्याल भी रखना चाहिए। तुम्हारे साथ इतने गुस्से से बोलने के लिए मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से नीता ने अपने आप को थोड़ा बदल लिया। हालांकि वो अपनी राय अब भी देती थी, लेकिन उसने सीख लिया था कि हर समय हर बात में दखल देना जरूरी नहीं होता। सुमन और नीता के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। सुमन ने भी सीखा कि रिश्तों में धैर्य और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है।